जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में एमजेसी जो कि हिस्ट्री होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट को ऑनर्स के रूप में लिए हुए हैं, उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आज हम मॉडल सेट 2 कराएंगे। मॉडल सेट 1 जो है मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग उस क्लास को भी कर सकते हैं इस क्लास के बाद। जो कि ये मॉडल सेट हम टोटल 5 कराएंगे, जो कि आपके TMBU यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम है 7 तारीख से। तो आप लोग इसलिए इसको क्लास को अंत तक ज़रूर कीजिए, ताकि हम सभी एक साथ क्लास को भी पूरा कर सके। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी को करते रहें। अगर आप लोग TMBU या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी PPU या मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर, आप लोग कहीं से भी है, तो इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिए, ताकि आपका भी जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाए उससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन का तैयारी करवा दें। इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिए। अगर इसका आप लोग PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। ए ऑप्शन में सत्य कथा, बी ऑप्शन में ऐसा ही हुआ, सी ऑप्शन में है पुरानी कहानी, ऑप्शन डी में है ज्ञान। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ है वो ऐसा ही हुआ, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख नगर है वो कौन सा था। ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है वाराणसी, डी में है उज्जैन। तो सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख नगर है वो मोहनजोदड़ो है, इसलिए इसका मोहनजोदड़ो सही आंसर होगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें है, तो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य व्यवसाय क्या था। हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या था। ए ऑप्शन में है उद्योग, बी ऑप्शन में है कृषि एवं व्यापार, सी ऑप्शन में है शिकार, डी ऑप्शन में है पशुपालन। जो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि और व्यापार। इसके बाद चौथा क्वेश्चन में देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी। जो सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी वह कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन में 1901, सेकेंड ऑप्शन में है 1921, थर्ड ऑप्शन में 1857 और फोर्थ ऑप्शन में 1947। जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी वह 1921 में हुई थी। इसके बाद वेदों की संख्या कितनी है। जो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। जो वेदों की जो संख्या हुए है 4, जो कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद थे। इसके बाद छठा क्वेश्चन में है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ा। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का उपयोग बढ़ा। फर्स्ट ऑप्शन में है सोना, सेकेंड ऑप्शन है लोहा, थर्ड ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन में है चांदी। जो उत्तर वैदिक काल में जो है वो लोहा का प्रयोग बढ़ा था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन में है, आर्य समाज का मुख्य आधार ये क्या था। जो आर्य समाज का मुख्य आधार था वो क्या था। फर्स्ट ऑप्शन में है व्यापार, सेकेंड ऑप्शन है कृषि, थर्ड ऑप्शन है उद्योग, डी ऑप्शन में दिया गया है समुद्री व्यापार। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। जो आर्य समाज की जो मुख्य आधार था वो था व्यापार, कृषि। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था वो किस कारण उसका है। फर्स्ट ऑप्शन में है इसमें प्राकृतिक कारण, सेकेंड ऑप्शन है युद्ध, थर्ड ऑप्शन में है महामारी और फोर्थ ऑप्शन में है अकाल। जो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण माना जाता है वो होता है प्राकृतिक कारण, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है इसमें नौवां क्वेश्चन में है, ऋग्वेद किससे संबंधित है। ऋग्वेद जो है वो किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन में है गीत से, सेकेंड ऑप्शन है स्तुति सूक्त से,
ऑप्शन सी में है नियम से, ऑप्शन डी में है चिकित्सा से। जो ऋग वेद से संबंधित है वो स्तुति सूक्त से है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन में है पुरातत्व शब्द का अर्थ है। तो पुरातत्व का शब्द जो है उसका अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन में पुरानी वस्तुओं का अध्ययन, सेकेंड ऑप्शन है राजनीति, थर्ड ऑप्शन है अर्थशास्त्र, डी ऑप्शन में है साहित्य। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा उसका होगा पुरानी वस्तुओं का अध्ययन। पुरातत्व का अर्थ होता है पुरानी वस्तुओं का अध्ययन, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। ग्रुप बी जो कि इसमें भी हम 4 क्वेश्चन कराए, और ग्रुप सी जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसमें हम 3 क्वेश्चन कराए हैं। जो ग्रुप बी में बनाना होता है वही हम 4 क्वेश्चन कराए, इसलिए इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि इतिहास लेखन का महत्व बताइए। तो इतिहास लेखन का महत्व है वो क्या है? तो इतिहास लेखन का महत्व अत्यंत व्यापक और गहराई है। जो इतिहास लेखन का महत्व जो है वो अत्यंत व्यापक और गहरा है, क्योंकि इसके माध्यम से मानव समाज के अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध, प्रामाणिक और व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखा जाता है। इसमें जो अतीत की घटना को क्रमबद्ध और प्रामाणिक और व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखा जाता है। इतिहास लेखन केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है। इतिहास जो लेखन है उसके केवल घटनाओं का वर्णन ही नहीं है, बल्कि यह उनके कारणों और परिणामों की व्याख्या भी करता है। बल्कि जो है यह उनके कारणों को और परिणामों की व्याख्या भी करता है, जिससे हम समाज के विकास की प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। जो उनकी जो है समाज की विकास को हम समझ पाते हैं। इसके बाद इतिहास लेखन के माध्यम से हमें अपने पूर्वजों के जीवन, उनकी उपलब्धियों, संघर्षों और अनुभवों के बारे में जानकारी मिलती है। जो इतिहास लेखन के माध्यम से हमें पूर्वजों की जो दर पीढ़ी जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो इतिहास लेखन के ही माध्यम से करते हैं। उनकी उपलब्धियां उस समय क्या थी और संघर्ष क्या थे उनके जीवन में, जो वर्तमान समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो वर्तमान समाज में जो निर्माण करते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है तो इतिहास लेखन एक महत्वपूर्ण पहलू है। इतिहास लेखन जो एक महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें अतीत से सीखने का अवसर देता है। यह जो इतिहास लेखन है वो अतीत से सीखने का अवसर देता है। समाज की सफलताओं और असफलताओं का अध्ययन करके हम वर्तमान में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। समाज की सफलताओं और असफलताओं का जो अध्ययन करके ही हम वर्तमान में सही डिसीजन को ले पाते हैं और भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। इसके साथ ही इतिहास लेखन राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। जो इतिहास लेखन जो राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, क्योंकि यह व्यक्ति को उनके अतीत और परंपराओं से जोड़ता है। क्योंकि जो है लोगों को उनके व्यक्ति अतीत और परंपराओं से जोड़ता है। इसके बाद इतिहास लेखन सामाजिक एकता और जागरूकता को भी बढ़ाता है। इतिहास लेखन है वो सामाजिक एकता और जागरूकता को भी बढ़ाता है, क्योंकि यह विभिन्न संस्कृतियों और समाज के बीच समझ और सहिष्णुता विकसित करती है। क्योंकि यह जो विभिन्न संस्कृतियों और समाज के बीच समझ और सहिष्णुता विकसित करता है। इस प्रकार इतिहास लेखन न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह समाज को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इस प्रकार जो है इतिहास लेखन न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह समाज को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं, जो कि लघु उत्तरीय में है। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सिंधु सभ्यता का पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन करने के लिए। तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था अत्यंत उन्नत और सुव्यवस्थित थी। जो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी वो अत्यंत ही उन्नत और सुव्यवस्थित थी, जो उस समय के अन्य सभ्यताओं की तुलना में काफ़ी विकसित मानी जाती थी। जो उस समय की जो सभ्यता थी उसमें काफ़ी विकसित हड़प्पा सभ्यता को सिंधु
सिंधु सभ्यता को उस समय की काफी विकसित मानी जाते थे। इस सभ्यता का मुख्य आधार जो था वो कृषि था। तो सिंधु सभ्यता की जो आधार था वो कृषि था, जिसमें लोग गेहूं, जौ, तिल और कपास जैसी फसलों की खेती करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को किस प्रकार की खेती करते थे? तो गेहूं, जौ और तिल। इसके बाद सिंचाई के लिए नदियों और प्राकृतिक जल स्रोतों का उपयोग किया जाता था। तो सिंचाई के लिए जो वो नदियों और प्राकृतिक जल का स्रोतों का उपयोग किया जाता था, जिससे कृषि उत्पादन अच्छा होता था और लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती थी। और जो वहाँ की जो अच्छे खेती के कारण ही अच्छे लोगों की आवश्यकता पूरी हो पाती थी। इसके बाद कृषि के साथ साथ पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था। तो कृषि के साथ साथ जो वो पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था। लोग गाय, भैंस, बैल, बकरी और जैसे पशुओं का पालन करते थे। तो वहाँ के लोग क्या क्या पालन करते थे? गाय, बैल, भैंस और बकरी जैसे पशुओं का पालन करते थे, जो कृषि कार्य और जीवन यापन में सहायक होते थे। जो कृषि कार्य और जीवन यापन में सहायक होते थे। तो सिंधु सभ्यता में कुटीर उद्योग भी विकसित थे। जो सिंधु सभ्यता थी उसमें कुटीर उद्योग भी विकसित थी, जैसे मिट्टी के बर्तन बनना, धातु के औजार तैयार करना और आभूषण और मानकों का निर्माण करना। इसके बाद है इसमें इस सभ्यता का व्यापार भी बहुत उन्नत था। इस सभ्यता की जो व्यापार थी बहुत ही उन्नत थे। लोग अपने उत्पादों का व्यापार दूर दूर तक करते थे। पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों से भी होता था। इस प्रकार कृषि, उद्योग और व्यापार के संतुलित विकास ने सिंधु सभ्यता को आर्थिक रूप से समृद्ध और संगठित बनाया। इस प्रकार जो है सिंधु सभ्यता को उद्योग और व्यापार के संतुलित विकास ने ही सिंधु सभ्यता को आर्थिक रूप से समृद्ध और संगठित बनाया। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन में है प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था लिखिए। तो प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था लिखने के लिए कहा जा रहा है। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था जनजातीय और सरल स्वरूप की थी। तो प्रारंभिक वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह जनजातीय थी और सरल स्वरूप की थी, जिसमें समाज जन नामक समूहों में संगठित था। जिसमें जो है जन नामक समूह में संगठित था। प्रत्येक जन का नेतृत्व एक राजा करता था। जो प्रत्येक जन का नेतृत्व था वो राजा करते थे, जिसे समाज का रक्षक और नेता माना जाता था। हालांकि राजा की शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं थी। जो राजा की जो शक्ति थी वो पूर्णतः निरंकुश नहीं थी, बल्कि उसे सभा और समिति जैसी संस्थाओं की सलाह और सहयोग से शासन करना पड़ता था। सभा और समिति जैसी संस्थाओं से की सलाह और सहयोग से ही शासन करना होता था। इसके बाद चलिए देखते हैं इसमें सभा और समिति। तो सभा और समिति व्यवस्था की महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, जिसमें समाज के प्रमुख और अनुभवी लोग शामिल होते थे। समाज के प्रमुख और अनुभवी लोग ही शामिल होते थे। ये संस्थाएं प्रशासन, न्याय और युद्ध जैसे महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने में सहायक करती थी। ये जैसे जो है न्याय और युद्ध जैसे महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने में मदद करते थे। इसके बाद इस व्यवस्था ने यह स्पष्ट की कि प्रारंभिक वैदिक काल शासन प्रणाली पूरी तरह निरंकुश न होकर परामर्श आधारित थी। ये जो इसका निष्कर्ष निकला कि वैदिक शासन प्रणाली पूरी तरह निरंकुश न होकर परामर्श आधारित थी। इसके बाद
राजा का मुख्य कार्य समाज की रक्षा करना था। जो राजा की मुख्य कार्य था वो राजा को समाज की रक्षा करना था। तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करना था। इस प्रकार प्रारंभिक वैदिक राजनीतिक व्यवस्था सरल, जनजातीय और अपेक्षाकृत लोकतांत्रिक प्रकृति की थी। जो इस प्रकार जो है अपेक्षाकृत लोकतांत्रिक और प्राकृतिक की थी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन में है वेदों का ऐतिहासिक महत्व बताइए। जो वेद का क्या क्या ऐतिहासिक महत्व है वही पूछ रहा है। तो इसमें जो दिया गया है कि वेद भारतीय सभ्यता के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो वेद जो है वो सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमुख साहित्यिक स्रोत माना जाता है। और इन्हें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमुख साहित्यिक स्रोत माना जाता है। वेदों में उस समय के समाज, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का विस्तृत चित्रण मिलता है। उस समय का जो है वो राजनीतिक, धर्म, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का विस्तृत चित्रण मिलता है। तो जिससे वैदिक काल के जीवन को समझने में सहायता मिलती है। जिससे जो है वैदिक काल के समझने में जीवन को सहायता मिलती है। इसके बाद है इसमें ऋग्वेद में आर्यों के जीवन, उनकी सामाजिक संरचना, धार्मिक मान्यताओं और राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन मिलता है। जबकि अन्य वेदों में यज्ञ अनुष्ठान और सामाजिक जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो वेदों के माध्यम से हमें यह पता भी चलता है कि उस समय समाज प्रकृति पूजा में विश्वास करता था और परिवार सामाजिक जीवन की मुख्य इकाई था। इसके बाद वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि वे ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि वे जो है ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय समाज के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। बल्कि जो है इनके माध्यम से प्राचीन भारतीय समाज के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। इस प्रकार वेद भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत मूल्यवान और आधारभूत स्रोत है। तो इस प्रकार जो है भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत मूल्यवान और आधारभूत स्रोत माना जाता है। यह होता है वेद का ऐतिहासिक महत्व। इसके बाद जो कि ग्रुप सी में दिया गया है 10 नंबर, जो 3 क्वेश्चन है उसी को चलिए पहला देखते हैं। इसमें है कि इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इतिहास का जो स्रोत है उसका वर्गीकरण एवं महत्व स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो इतिहास के स्रोत वे आधार होते हैं जिनके माध्यम से इतिहासकार अतीत की घटनाओं, समाज, संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास के जो स्रोत है वे आधार होते हैं जिनके माध्यम से इतिहासकार अतीत को घटनाओं, समाज, संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करते हैं। इतिहास का पुनर्निर्माण केवल कल्पनाओं से संभव नहीं है। जो इतिहास का जो पुनर्निर्माण है वो केवल कल्पनाओं से संभव नहीं है, इसलिए इसके लिए प्रामाणिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। इसलिए जो वो प्रामाणिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। सामान्यतः इतिहास के स्रोतों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः जो है वो इतिहास को 3 स्रोतों में विभाजित किया जाता है। जिसमें पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत पहला हुआ, इसके बाद पुरातात्विक स्रोत ये हुआ दूसरा, और तीसरा है मौखिक स्रोत। जो साहित्यिक स्रोत है, तो साहित्यिक स्रोत में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ, यात्रियों के विवरण, अभिलेखनीय साहित्य और ऐतिहासिक पुस्तकें शामिल होती है। तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या शामिल होते हैं? तो उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ, यात्राओं के विवरण, तो अभिलेखों
साहित्य और ऐतिहासिक पुस्तकें शामिल होती है जो उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों की जानकारी देती है। इन ग्रंथों के माध्यम से हमें लोगों के विचारों, परंपराओं और जीवन शैली का अध्ययन होता है। यह होता है साहित्यिक स्रोत का डिफिनेशन। इसके बाद चलिए देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत इतिहास के संबंध सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत का जो इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रमाणों पर आधारित होते हैं। इसमें अभिलेख, सिक्के, भवनों के जो अवशेष, मूर्तियाँ, उपकरण, मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं शामिल होती है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या शामिल होती है? तो अभिलेख, सिक्के, भवनों के अवशेष, मूर्तियाँ, उपकरण, मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं जैसी होती है जो पुरातात्विक स्रोत में शामिल होते हैं। ये स्रोत हमें उस समय के भौतिकी, संस्कृति, तकनीकी विकास और आर्थिक जीवन की स्पष्ट जानकारी देते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत जो है वो पुराने सिक्कों के बारे में हमें सटीक ज्ञान देते हैं। यह होता है पुरातात्विक स्रोत का डिफिनेशन। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई वह मुख्य रूप से पुरातात्विक खुदाई के कारण ही संभव हुई। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त हुई वह मुख्य रूप से पुरातात्विक खुदाई के कारण ही संभव हुई है। इसके बाद है इसमें तीसरा में जो है मौखिक स्रोतों में लोक कथाएं। तो मौखिक स्रोतों में लोक कथाएं, लोकगीत, परंपराएं और किंवदंतियां शामिल होती है जो समाज की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। यद्यपि इनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता सीमित होती है, फिर भी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में सहायक होती है। इतिहास के स्रोतों का महत्व इसलिए अत्यधिक है क्योंकि इनके बिना इतिहास केवल अनुमान बनकर रह जाएगा। यह स्रोत इतिहास को वैज्ञानिक, प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाते हैं तथा अतीत के समाज और संस्कृति को समझने में हमारी सहायता करती है। बल्कि जो है इतिहास के स्रोत को हमें समझने में काफ़ी मदद करते हैं और अतीत के जितने भी सटीक ज्ञान होते हैं वह हमें पता चलता है इतिहास के माध्यम से ही। इसलिए इसमें जो है इतिहास के स्रोत का वर्गीकरण हम महत्व को समझ लिए। इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है कि जो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के क्या क्या धार्मिक एवं सामाजिक जीवन का वर्णन करने के लिए पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन अत्यंत विकसित और संगठित था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है वह अत्यंत ही विकसित और संगठित था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय समाज में अनुशासन और व्यवस्था का उच्च स्तर था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय जो है समाज में अनुशासन और व्यवस्था का उच्च स्तर था। तो समाज संभवतः विभिन्न वर्गों में विभाजित था। जो समाज जो था वह विभिन्न वर्गों में विभाजित था, जिसमें कृषक, व्यापारी, कारीगर और शिल्पकार प्रमुख थे। लोगों का जीवन स्तर अच्छा था और वे पक्की ईंटें से बने सुव्यवस्थित मकानों में रहते थे। शहरों की साफ सफाई और जल निकासी व्यवस्था से यह अनुमान लगाया जाता है कि लोगों के जीवन में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य का महत्व था। तो महिलाओं की स्थिति भी अपेक्षाकृत सम्मानजनक मानी जाती है, जिसका प्रमाण मातृ देवी की मूर्तियों और आभूषणों से मिलता है। जो वहाँ का जो मातृ देवी की मूर्तियों का आभूषण मिलता है वह धार्मिक जीवन की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति और शक्तियों की पूजा करते थे। जो धार्मिक जीवन की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह प्रकृति और व्यक्ति की पूजा करते थे। तो
पुरातात्विक खुदाई से मातृ देवी की मूर्तियां, पशुपति जैसी आकृतियां, वृक्ष पूजा और पवित्र पशुओं की पूजा पर के संकेत प्राप्त हुए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका धर्म प्रकृति और उर्वरता से संबंधित था। उसका जो धर्म प्रकृति और उर्वरता से ही संबंधित थे। जल को पवित्र माना जाता था और जल को जो है वो पवित्र माना जाता था, जिसका प्रमाण सार्वजनिक स्नानगार से मिलता है। जिसका प्रमाण जो है वह सार्वजनिक स्नानगार से मिलता है। इस सभ्यता में बड़े मंदिरों या भव्य धार्मिक भवनों के प्रमाण नहीं मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका धार्मिक जीवन सरल और अनुष्ठान आधारित था। उनका जो धार्मिक जीवन था वह सरल और अनुष्ठान आधारित था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और धार्मिक जीवन अत्यंत संगठित और प्रकृति के प्रति श्रद्धा पर आधारित था। जो हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक और धार्मिक जीवन था वो उन्नत और संगठित और प्रकृति के प्रति श्रद्धा पर आधारित था। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन में है प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक काल की तुलना कीजिए। प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक काल भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण चरण है। प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जिससे जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो प्रारंभिक वैदिक काल का समाज अपेक्षाकृत सरल और जनजातीय स्वरूप का था। तो प्रारंभिक वैदिक काल का जो समाज अपेक्षाकृत था वह सरल और जनजातीय स्वरूप का था, जिसमें समानता की भावना अधिक थी और वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था जो था वह कर्म पर आधारित और था और लचीली था। इस प्रकार इस काल में परिवार समाज की मुख्य इकाई था। इस प्रकार में जो था वह परिवार समाज की मुख्य इकाई था और महिलाओं की स्थिति सामान्यजनक थी। और महिलाओं की जो स्थिति थी वह सामान्यजनक थी। वह शिक्षा और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी और वह जो है महिला जो है वह शिक्षा और धार्मिक जीवन में भी कार्य लेती थी। इसके विपरीत उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल और वर्ग आधारित हो गया। इसके विपरीत जो उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल और वर्ग आधारित हो गया तथा वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित और कठोर हो गई, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ी और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उस समय उत्तर वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। इसके बाद आर्थिक दृष्टि से प्रारंभिक वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख था। आधुनिक आर्थिक दृष्टि से प्रारंभिक वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख था और कृषि का महत्व अपेक्षाकृत कम था। जो कृषि का महत्व जो अपेक्षाकृत कम था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई और लोहे के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और लोहे की उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। जहां प्रारंभिक काल में जनजातीय संगठन और सभा समिति का प्रभाव था, वहीं उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों का उदय हुआ और राजा की शक्ति अधिक केंद्रित हो गई। इसके बाद है धार्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। धार्मिक जीवन में भी जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रारंभिक वैदिक काल में प्राकृतिक पूजा प्रमुख और धार्मिक अनुष्ठान सरल थे। जो प्रारंभिक वैदिक काल में प्राकृतिक पूजा प्रमुख थी और धार्मिक अनुष्ठान जो थी वह सरल थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड अधिक जटिल और महत्वपूर्ण हो गए। और जो उत्तर वैदिक काल में जो है वह यज्ञ और कर्मकांड अधिक जटिल हो गई और महत्वपूर्ण हो गई तथा ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में अधिक विकसित हुए जटिल और संगठित समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने आगे चलकर भारतीय सभ्यता के विकास की दिशा की तय की। जिसने जो है आगे चलकर भारतीय सभ्यता के विकास की दिशा की तय की।
आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उसका भी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। इसमें जो है आज हम पढ़े, पहला पॉइंट में हम पढ़े कि 10 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। इसके बाद ग्रुप बी में जो हम पढ़े इतिहास के लेखन का महत्व, जो कि 4 लघु उत्तरीय प्रश्न करवाए। और दूसरा क्वेश्चन हम करवाए सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन। और फिर तो तीसरा क्वेश्चन में पढ़े कि प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। और फिर चौथा क्वेश्चन में पढ़े वैदों का ऐतिहासिक महत्व क्या है। और फिर ग्रुप सी में जो हम 3 क्वेश्चन करवाए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, इसमें हम पहला क्वेश्चन करा इतिहास के क्षेत्रों का वर्गीकरण एवं महत्व। और फिर दूसरा क्वेश्चन में कराए हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का महत्व, उसका भी वर्णन कीजिए। और फिर तीसरा क्वेश्चन में हम अभी पढ़े कि वो प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक काल की तुलना कीजिए। आई होप आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड ही हम क्लास करा रहे हैं, जो कि 5 सेट कराएंगे। आपको 5 सेट के अलावा कहीं और नहीं आएगा, इसलिए आप लोग पाँचों क्लास को अंत तक जरूर कीजिए, जो कि शिद्दत के साथ आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। जो कि टीएमबी यूनिवर्सिटी में जो वह 7 मार्च से एग्ज़ाम चालू हो रहा है, इसलिए आप लोग इससे दम कर तैयारी करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि हिस्ट्री का ही 3rd क्लास लाएंगे।